जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम क्षेत्रमिति में जिन फिगरों का हम अध्ययन करते हैं उन सभी का बारे में A to Z और सूत्र का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रमिति। देखिए लिखते हैं, अपने विषय वस्तु पर आते हैं क्षेत्रमिति। देखिए बता देना चाहता हूं कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा, क्षेत्रमिति किसे कहते हैं तो गणित की वह शाखा जिसमें आयतन, परिमाप, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इत्यादि यानी कि मापनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति के जनक के रूप में कहा जाता है। क्षेत्रमिति के जनक जो थे वो थे लियोनार्ड डिग्स। याद रखिएगा, क्षेत्रमिति के जनक कौन थे तो लियोनार्ड डिग्स थे। अब बता देना चाहता हूं क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम घनाभ के बारे में A to जानते हैं, उसके फिगर के साथ सूत्र भी। तो घनाभ का हम चित्र बनाते हैं। देखिए देखिए ये रहा हमारा घनाभ का फिगर। देखिए जैसे कि ये डस्टर है, अगर हम इस डस्टर को ऐसे रखते हैं पलट कर तो ये घनाभ की आकृति के रूप धारण करता है। जब इसको खड़ा कर देते हैं तो ये घन का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी तरह हम देखिए बना दिया हम घनाभ का फिगर। अब बता देना चाहता हूं कि घनाभ में जो होता है किनारों की संख्या होती है। याद रखिएगा, घनाभ में किनारों की संख्या होती है 12 और जो फलक होते हैं, फलकों की संख्या जो होती है वो होती है 6। अब देखिए बता देना चाहता हूं कौन सा किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। याद रखिएगा घनाभ में किनारों की संख्या कुल कितनी होती है 12 और फलक, एक फलक देखिए ई वाला आकृति 2 3 4 5 और ई वाला 6। तो घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है 6 और किनारों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। अब घनाभ का हम देखिए सूत्र बता देना चाहता हूं कि घनाभ का जो सूत्र होता है, एक होता है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। याद रखिएगा L यानी कि लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई होता है, लेंथ बेथ हाइट। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक उसी तरह दूसरा जो सूत्र होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B गुणे H होता है। याद रखिएगा तीसरा जो सूत्र होता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है रूट में, याद रखिएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब देखिए घनाभ का विकर्ण, देखिए ये जो है किसी भी फिगर को जो बीचों बीच तिरछे काटता है, ये हो गया हमारा विकर्ण हो गया, ये हो गया विकर्ण। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि वक्र किसे कहते हैं तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं वक्र कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा शीर्ष यदि वक्र किसे कहते हैं तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष की मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं वक्र कहते हैं। याद रखिएगा। फिर उसके बाद और चौथा सूत्र होता है घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे H, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए हम बता दें फिगर पर कि घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है। और घनाभ का जो वक्र होता है, वक्र किसे कहते हैं तो एक शीर्ष से, किसी भी फिगर में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष की मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं वक्र कहते हैं। और विकर्ण जो है तिरछे जो बीचों काटता है। अगर किसी भी चीज का बता दो, किसी भी फिगर का जब आयतन ज्ञात करता है तो आयतन कहने का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा, कोई भी वस्तु वो बड़ा हो या छोटा हो, वो अपने आकृति के अनुसार स्थान घेरती है, तो वो उसका आयतन हो गया। अगर किसी भी फिगर को कहता है कि बेलन को पिघलाकर कितना बनाया जाए, तो पिघलाने के बाद यह पता चलेगा कितना स्थान गिरेगा, यानी उसका हम आयतन ज्ञात करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब चलते हम घनाभ जान गए। घनाभ हमारा हो गया।
घनाभ। अब हम घन पर विचार करते हैं। घनाभ हो गया, उसके बाद घन पर। देखिए घन का जो फिगर होता है ठीक उसी तरह सेम होता है, इसको सिर्फ खड़ा कर देना है। घन को जो भी फिगर हो, घन की जो भी आकृति की कोई भी वस्तु हो, उसे हम खड़ा कर देंगे तो घन का रूप धारण करता है। घनाभ की आकृति की कोई भी वस्तु हो, उसे अगर हम खड़ा कर देते हैं तो घन के रूप धारण कर लेता है। जैसा कि मान लीजिए, देखिए ये घन हो गया। अब बता देना चाहता हूं कि घन में भी किनारों की संख्या जो होती है, घन में भी किनारों की जो संख्या होती है 12 होती है, और फलक जो होते हैं इनकी भी संख्या 6 होती है। याद रखिएगा, घन और घनाभ किनारों और फलक जो होते हैं सेम होते हैं, बराबर। अब घन के बता देते हैं सूत्र जो होता है, एक होता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा क्यू। भुजा क्यू कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि भुजा 10 है तो इसको हम 3 बार लिखते हैं। भुजा क्यू के मतलब 10 के पावर 3, यानी कि 10 कितने हाली, 3 हाली। तो घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू होता है। ठीक उसी तरह अगर आयतन भी ज्ञात करते हैं, ये भी याद रखिएगा कि किसी भी अगर चीज का आयतन ज्ञात करते हैं तो वो हमेशा याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यू या मीटर क्यू में। वही जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक उसी तरह जब परिमाप भुजा, उसके बाद विकर्ण हम ज्ञात करते हैं तो ये जो होता है मीटर सेंटीमीटर में हो सकता है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा जब किसी भी चीज का हम आयतन ज्ञात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में लिखेंगे। क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहीं जब परिमाप भुजा और विकर्ण ज्ञात करते हैं तो मीटर या सेंटीमीटर में आता है। तो घनाभ का जो एक होता है सूत्र होता है पहला आयतन, वो भुजा क्यूब होता है। वहीं दूसरा जो सूत्र होता है घन का वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है 4 गुणे ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक उसी तरह तीसरा जो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। और चौथा जो सूत्र होता है घन का जो सूत्र होता है विकर्ण होता है। घन का विकर्ण जो होता है √3 गुणे भुजा। याद रखिएगा, घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और घन का विकर्ण जो होता है √3 गुणे भुजा होता है। अब देखिए हम नेक्स्ट अब चलते हैं, घन के भी बारे में लेंगे। अब हम बेलन पर विचार करेंगे। अब हम बेलन पर विचार करते हैं। 2 को जान गए, तीसरा जो है बेलन। अब देखिए बेलन कहिए हमारे घर में सिलेंडर जो गैस है एलपीजी का या इंडियन जो गैस है वो एकदम बेलन की आकृति होती है, या जो रोटी बेला जाता है उसका बेलन जो नाम है वही सेम बेलन के समान होता है। देखिए हम फिगर बनाते हैं, ये हो गया बेलन। अब बेलन में बता देना चाहता हूं कि ई जो हो गया बेलन की आधार की त्रिज्या हो गई, और ई वाला है ऊंचाई। हमेशा याद रखिएगा कि बेलन की जो आधार में, अगर मान लीजिए बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करिएगा, तो बेलन का हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि बेलन के आधार में जो फिगर है वृत्त का है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और वहीं जब बेलन के कहेगा कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का संपूर्ण या वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें, तब हम बेलन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये बेलन की ऊंचाई हो गया और जो हो गया आधार की त्रिज्या हो गई। बेलन का जो सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। अब बता देना चाहता हूं कि पाई का मान हमेशा याद रखिएगा 22/7 या 3.14 होता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। जब तक कहा ना जाए तब तक पाई का मान आपको 22/7 ही प्रयोग करना है। अगर कहा जाता है कि इसका प्रयोग करें 3.14 का, तब प्रयोग करके हम किसी भी सवाल का हल कर सकते हैं। लेकिन जब तक न कहा जाए तब तक हम 22/7 ही प्रयोग करेंगे पाई के मान। ये भी याद रखेगा कि पाई का जो चिन्ह है, फिगर है, आकृति है, इसे यह जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है कि पाई का मान यहाँ 22/7 हो रहा है। फिर अगर कहीं पाई का मान हम देखते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री प्रयोग होता है, कहीं पर 360 डिग्री प्रयोग होता है, फिर उसके बाद 22/7 हो रहा है, उसके बाद 3.14 हो रहा है। इसीलिए पाई जो है, ये चिन्ह जो है अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई के मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट तो बता देना चाहता हूं कि पहला सूत्र जो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है।
और दूसरा जो होता है बेलन का संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr, कोष्ठ में r प्लस h होता है। ठीक उसी तरह तीसरा जो सूत्र होता है बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। तीनों हम जान गए, घनाभ हो गया, घन हो गया और बेलन, तीनों का सूत्र भी जान गए और फिगर पे समझ चुके हैं। तो याद रखें कि जब भी बेलन के आधार का क्षेत्रफल कहे तब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बल्कि बेलन का नहीं, इसलिए कि आधार जो है इसमें आकृति किसी बनी है, वृत्त की। नेक्स्ट, अब हम शंकु पर विचार करेंगे। देखते हैं शंकु, चौथा होगा हमारा शंकु। देखिए शंकु, देखिए या हमारे घर में जो मूली आती है सब्जी बनाने के लिए, यह गाजर सेम उसी की तरह होता है। यह दीपावली छठ पूजा में जो हम पटाखा छोड़ते हैं जिसे चुकियावा कहते हैं, एकदम सेम उसी की आकृति होती है। देख लीजिए, ये हो गया शंकु। क्या है? ये है हमारी आकृति शंकु की। अब बता देना चाहता हूं कि ये शंकु की या होगी आधार की त्रिज्या होगी, और जो होगी ये तिर्यक ऊंचाई होगी। शंकु में ऊंचाई नहीं होता है बल्कि तिर्यक ऊंचाई होता है h, और आधार की त्रिज्या। शंकु में भी आधार में जो फिगर बना है वृत्त का बना है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। अगर शंकु का भी आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कहे तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बल्कि शंकु का नहीं। शंकु का जो सूत्र होता है पहला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr/l। अब पूछिएगा कि l कहाँ से, तो l कहने का मतलब है l कहिए चाहे h कहिए, यही है तिर्यक ऊंचाई πr/l। पाई का मान 22/7, r का मान दिया रहेगा और l का मान h का ही यूज करना है। दूसरा होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr/l प्लस πr² होता है। ठीक उसी तरह तीसरा जो शंकु का सूत्र होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणे πr²h। याद रखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l प्लस πr²। उसी तरह शंकु का आयतन जो होता है 1/3 गुणे πr² होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अर्धगोला पर। अर्धगोला पर विचार करेंगे, यानी क्षेत्रमिति में जिन का हम अध्ययन करते हैं उन सभी के बारे में A to Z हम जानेंगे, सूत्र सहित और फिगर। तो अर्धगोला जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा, ये हो गया गोला, अगर इसको हम आधा मिटा देते हैं ये हो गया अर्धगोला। अब बता देना चाहता हूं आधा, ये अर्धगोले की जो हो गई यहां से यहां तक की ये त्रिज्या हो गई r, और ये यहां भी त्रिज्या, ये भी हो सकती है त्रिज्या, ये भी हो सकता है त्रिज्या और ई वाला भी हो सकता है। लेकिन जब ये टोटल कहेंगे तो ये हो गया व्यास, ये अर्धगोला का व्यास हो जाएगा। जैसे वृत्त का व्यास होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जो व्यास होती है, ठीक उसी तरह ये गोले के टोटल जो होगी व्यास होगा ऊपर वाला भाग, लेकिन ये जो तिरछे जो आधा भाग है ये त्रिज्या होती है। तो अर्धगोले का जो सूत्र होता है 3 होता है, बता देना चाहता हूं कौन कौन। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr²। याद रखिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। ठीक उसी तरह दूसरा जो होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। तीसरा जो सूत्र होता है अर्धगोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 गुणे πr³। याद रखिएगा 2/3 πr³। गोले का, अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 πr³ होता है, गुणा लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं गोला पर। अब हमारा हो गया गोला।
गोला का विचार करते हैं, देखिए ये भी हो गया गोला का ही या वृत्त का ही है, ये गोले का हो गया केंद्र हो गया, और ई जो हो गया त्रिज्या हो गई, किधर से भी आप खींच सकते हैं त्रिज्या, और टोटल जब कहेगा तो व्यास हो गया। तो मान लीजिए त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर। गोले का जो फिगर होता है बता देना चाहता हूं, सूत्र जो होता है दो ही होता है गोले का, एक होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, और दूसरा जो सूत्र होता है गोले का, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। देखिए इन सबों का हम क्षेत्रमिति के तहत अध्ययन करते हैं। क्या क्या है, तो घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, अर्धगोला और गोला, इन्हीं सब का हम क्षेत्रमिति में अध्ययन करते हैं। परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सबों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्षेत्रमिति कहते हैं। और क्षेत्रमिति के जनक के रूप में कहा जाता है, लिख दिया है, लियोनार्डो डिग्स थे, जिन्होंने क्षेत्रमिति के बारे में सबसे पहले ज्ञात और सिद्ध की थी। जो व्यक्ति जिस विषय के बारे में सबसे पहले ज्ञात की हो, सिद्ध की हो, जानकारी दी हो, वह व्यक्ति उस विषय का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। ठीक उसी तरह क्षेत्रमिति के जनक कौन थे, तो लियोनार्डो डिग्स थे। भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे, न्यूटन थे। रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, तो लेबोजियस थे। ठीक उसी तरह क्षेत्रमिति के जनक डिग्स थे। बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे इसके यानी कि एक सूत्र यूज करेंगे और सवाल बनाएंगे। अगर इतना बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।